क्या तात्पर्य होता है? मौसम का चेंज होना। मौसम का चेंज होना जलवायु है। आप जो कालांतर में परिवर्तन हो रहा है, जो सालों 2 सालों में 50 सालों में से जलवायु कहते हैं, जो कि ठंडा वायु होने का होता परिवर्तन। आप लोग मौसम और जलवायु दोनों में अंतर समझते हैं ना? जी मैम। क्या चीज क्या बोल रहे हैं? जलवायु जो क्षणिक परिवर्तन, मौसम का क्षणिक परिवर्तन होता है, और जलवायु जो सालों 2 सालों 50 सालों बाद परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वो जलवायु। जलवायु भी वही है, मौसम भी वही है। नहीं मैम, दोनों अलग है। हाँ, अलग है, तो अलग चीजें वही होती हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। जलवायु मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर से बताऊँ। मौसम का क्षणिक परिवर्तन होता है, जलवायु जो 7 2 साल 50 सालों में परिवर्तन होता है, उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु लंबे समय में होने वाली परिवर्तन है जलवायु। जलवायु साल 1 साल 50 साल में बदलता है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था कि मौसम जो घंटे दिन सप्ताह में बदल जाए, घंटे दिन सप्ताह में बदल जाए, वो क्या है? मौसम है। और ये स्थान विशेष में होता है, मतलब बहुत छोटे से एरिया में ये होता है, ये कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं कवर करता। लेकिन वे जो एक क्षेत्रफल विशेष या एक क्षेत्र विशेष में जो है दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, जो आपका 6 महीने साल भर या इस तरह से होता है, वो क्या होता है? आपका जलवायु होता है। ठीक है, मौसम बहुत छोटा होता है, ये घंटे में भी बदल जाता है, कभी कभी एक दिन में बदल जाता है, कभी कभी सप्ताह भर मौसम एक जैसे रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो लॉन्ग पीरियड तक रहेगा वो मौसम नहीं रहेगा फिर। ठीक है, वो जलवायु हो जाता है। जैसे भारत में कितनी तरह की जलवायु पाई जाती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? आप लोग क्या बता रहे हैं? ऋतु ही बता रहे हैं। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जलवायु। व्यापारी जलवायु भी होता है। देखिए, हाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गया, हाँ, और शीतोष्ण हो गया, और उष्ण हो गया, और उष्णकटिबंधीय उष्ण में ही आएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु और शीत, यानी कि ऐसा जलवायु जहाँ पर गर्मी हो या ऐसा जलवायु जहाँ पर ठंड और गर्म दोनों बराबर हो, ऐसा मौसम जो हमेशा सुहावना रहे। जैसा कि आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रीज के ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो क्या है? शीतोष्णकटिबंध में आते हैं। वहाँ का जो जलवायु है वो ठंडा गर्म दोनों बना रहता है। कुछ जो है वो उष्णकटिबंध में आते हैं, वहाँ की जो जलवायु होते हैं वो मोस्टली गर्म बने रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो मौसम है या जो ऋतुएँ हैं वो इसी जलवायु से प्रभावित होते हैं। जैसे जब मानसून का टाइम आता है तो हमारे यहाँ मौसम बारिश का आ जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन जाता है तो हमारे यहाँ जो है ठंडक का मौसम आ जाता है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आ जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात। जब वहाँ पे दिन बड़ा होगा तब यहाँ पे रात छोटी होगी, और जब यहाँ पे दिन बड़ा होगा तब वहाँ पे रात छोटी हो जाती है, सेम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो हम जलवायु को पढ़ रहे हैं, ये आसानी से नहीं बदलता है, एक टाइम लगता है इसको बदलने में, और एक टाइम पीरियड के बाद इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो जलवायु है ये अभी क्या है? तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्या रीज़न है जो जलवायु इतना ज़्यादा परिवर्तन ला रहा है? हाँ, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपका। हाँ बिल्कुल, मनुष्य की कार्यपद्धति की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी से। अभी आप देखते हैं ठंडक का जो आपका मतलब टाइम पीरियड रहता है ये क्या है? ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है ना, या लेट से शुरू होता है जल्दी। पहले 4-4 महीने की उसमें बड़ी बटी रहती थी, जिसमें 4 मंथ आपकी गर्मी रहेगी, 4 मंथ आपका वर्षा और 4 मंथ आपकी जो है ठंड। लेकिन अभी क्या हो गया है? गर्मी का जो रेशियो है वो बढ़ गया है, बाकी सबका जो है वो घट गया है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर धरती का बढ़ गया है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ठंडक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत घट गया है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बारिश का मौसम है इसमें भी परिवर्तन आ गया है।
पहले जो आप देखते हैं मानसून और पहले आता था, अभी लेट में आता है और थोड़ा और लेट तक चला जाता है, अनियमित हो गया है। सारी चीज़ें अनियमित होती जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ा जो आपका ग्रीन हाउस गैस है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो कौन है? CFC। ये सबसे ज्यादा CO2 है। 60% है आपका जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में लिया जाता है वो CO2 को लिया जाता है। हालांकि अगर इसकी मात्रा निश्चित रहे तो CO2 बहुत अच्छा गैस है, ये नुकसानदायक नहीं है या ये प्रदूषणकारी नहीं है, या ये एक तरीके से कहिए शीत या जो शीतगृह प्रभाव है या कहिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके लिए हो रहा है जिम्मेदार, ये अगर मतलब इसको नियमित रखा जाए तो ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। लेकिन इसका रेशियो जो है वो अपरिवर्तित हो गया जिसकी वजह से हो रहा है। तो आपका जो CFC है ये सबसे ज़्यादा किसके लिए नुकसानदेह है? ओजोन के लिए है। हालांकि ये भी प्रदूषणकारी गैस माना जाता है लेकिन ज़्यादातर ये घातक किसके लिए है? ओजोन के लिए है। तो जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है जो इसमें आ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न है आपका ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो है वो हरित गैस इफेक्ट है। हरित गैस प्रभाव का मतलब या ग्रीन इफेक्ट क्या है? ये क्या है जो ये आप सुनते रहते हैं कि जो जैसे सूर्य से आने वाली लघुतरंगीय विकिरण जो आती हैं, सूर्य से आने वाली लघुतरंगीय विकिरण को तो एक अवशोषित कर लेती है, लेकिन वायुमंडल में मुक्त होने वाली दीर्घतरंगीय विकिरण को मुक्त नहीं होने देती बल्कि पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ये ग्रीन जो गैसें होती हैं एक लेयर बना लेती है, जो आती हैं कीड़े प्रकाश से जो कीड़े आती हैं वो आ जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से जो जाती हैं ये जाने नहीं देती हैं, तो यहाँ वायुमंडल बहुत गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। वही तो दीर्घतरंगीय विकिरण जो मुक्त हाँ नहीं बिल्कुल। होती है। देखिए जो सूर्य से आती हैं किरणें वो लघु तरंग के रूप में आती है, लघु तरंग दैर्घ्य वाली। क्योंकि आपको पता है कि जो उसमें दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले होते हैं वो वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था हमारा जो वायुमंडल है वो दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है और लघु तरंगों के लिए वो पारदर्शी है। तो सूर्य से आने वाली जितनी भी दीर्घ तरंग वाली किरणें होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसको हमारा वायुमंडल एब्जॉर्ब नहीं करता। इसीलिए आप देखेंगे लगभग 60% जो सूर्य की ऊष्मा है या जो गर्मी है, जो किरणें हैं वो किसी न किसी माध्यम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बहुत कम जो है वो धरती को मिलता है। तो जो लघु तरंगें आती हैं और धरती से टकराती हैं तो धरती सुबह से लेकर के 2 बजे तक के पीरियड में गर्म होता रहता है और 2 बजे वो सबसे ज़्यादा हीट हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है वो अपने उस पर ध्रुव पे घूमती रहती है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे टर्न हो जाता है, तो वो जो एरिया सूर्य के सामने था वो फिर बैक होने लगता है। तो फिर यानी कि वहाँ से पृथ्वी क्या होगी? ठंडा होना शुरू करेगी। तो जो गर्मी पृथ्वी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था वो गर्मी अब धीरे धीरे क्या करती है? वो बाहर निकालना शुरू करती है। और ये जो गर्मी वो अपने अंदर से बाहर निकालती है ये दीर्घ तरंग के रूप में होते हैं, जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ये दीर्घ तरंग के रूप में होती है। और आपको पता है हमारा जो वायुमंडल है ये दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है। तो जब वो अंदर आने नहीं दे रहा दीर्घ तरंगों को तो वो बाहर जाने भी नहीं देगा दीर्घ तरंगों को। और उन दीर्घ तरंगों को वो जो लेयर होता है जो कि कार्बन, जिसमें जलवाष्प होता है, कार्बन होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, अन्य गैसें होती हैं जिन्होंने एक लेयर बना दिया है पृथ्वी के चारों तरफ। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए आपकी धरती है तो धरती के चारों तरफ आपका वायुमंडल है और ये वायुमंडल गैसों से, धूल कणों से और जलवाष्प से मिलकर बना है। और जो सूर्य की किरणें हैं वो जब आती हैं दीर्घ तरंगें जो होती हैं वो क्या होती है? आके रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो छोट मतलब कम तरंग दैर्घ्य वाली होती है वो धरती को आती है, गर्म करती है। और जब ये गर्मी वापस निकलती है तो ये जो लेयर बना हुआ है कार्बन और अन्य हरित गैसों का वो क्या करते हैं? इसको वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये ऊपर जाते नीचे आते हैं और इस क्रम में ऊपर जाना और नीचे आने के क्रम में क्या करते हैं? धरती को पूरा गर्म किए रहते हैं। तो ये जो क्रिया चलती है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो लेयर बनाया जाता है ये हमारी धरती के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये लेयर ना होता तो जितनी भी गर्मी धरती ने एब्जॉर्ब किया सूर्य से, जितना तेजी से गर्म हुआ 2 बजे तक उतना ही तेजी से ये फिर ठंडी भी हो जाती है। सारी गर्मी निकाल देती है। रात होते होते आपके जो धरती का टेम्परेचर है -10 डिग्री तक चला जाता है।
इतना ठंडा हो जाता कि यहाँ पे बर्फ के लेयर्स आपको दिखाई देते। लेकिन इस ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले जो लेयर है, इनकी वजह से जो गर्मी है पृथ्वी की बाहर नहीं जाने पाती, इसी वजह से हमारी धरती पर जीवन पाया जाता है। लेकिन ये जो क्रिया चल रहा है ये बहुत अच्छा है, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमने ये गैसें जो ये लेयर बना रही थी, इनका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर दिया। अब ये जो लेयर है ये इतना मोटा हो गया कि जो पृथ्वी की गर्मी है इसको बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा। पहले क्या होता था, इस गर्मी को ये लेयर्स रोक के रखती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ये गर्मी निकल जाती थी, यानी कि सुबह तक धरती जो है नॉर्मल हो जाती थी और फिर से गर्मी जो है सूर्य निकलता था तो गर्मी अब्जॉर्ब करती थी, लेकिन फिर अपनी गर्मी को बाहर भेज देती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, ये लेयर इतना मोटा हो गया कि धरती जो गर्मी निकाल रही है वो पूरी तरह से यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा और हर रोज फिर गर्मी आ जा रही है, यानी कि ये इसके अंदर कैद हो गया है। जैसे आप क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है यानी कि 37 डिग्री आपके शरीर का टेम्परेचर है, गर्मी के मौसम में आप हल्के कपड़े पहन लें या ऐसे माहौल में रहें तो आपके शरीर की गर्मी बाहर निकलती रहती है। लेकिन अगर वही गर्मी के टाइम में जो बाहर निकलने वाली प्रोसेस चल रही है बहुत अच्छा है, अगर इसी प्रोसेस को रोक दिया जाए, आपको स्वेटर पहना दिया जाए गर्मी में, तो सोचिए कितना बुरा हाल होगा आपको, क्योंकि अब वो ज़्यादा हो गया। आपने हल्के कपड़े पहने थे, यानी कि जब ये लेयर हल्का था तो ये गर्मी बाहर निकल जा रही थी, पृथ्वी अपने अंदर की गर्मी को बाहर भेज दे रही थी और फिर पृथ्वी शांत हो जा रही थी या ठंडी हो जा रही थी जितना चाहिए था। लेकिन अभी इसको इतना मोटा कपड़ा या कंबल उठा दिया गया है कि वो गर्मी अब बाहर नहीं निकल पा रही है और पृथ्वी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। जैसे कि आप लोगों को अगर गर्मी में इतनी गर्मी लग रही, मोटे कपड़े की जगह पतले कपड़े की जगह मोटा कपड़ा पहना दिया जाए तो आप लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा और जीवन यापन संभव नहीं होगा। यही हाल पृथ्वी का हो रहा है, ये लेयर मोटा होते जा रहा है, ये जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही आपके लिए खतरनाक है। अगर ये रोका नहीं गया और इतना मोटा हो गया कि जो यहाँ की गर्मी है ये जा ही नहीं पा रही और हर रोज़ गर्मी आ रही है, हर रोज़ गर्मी आ रही है, तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाएगा, आग का गोला हो जाएगा और फिर ये यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसी को कहते हैं ग्रीन इफेक्ट, यानी कि ये बहुत अच्छा है, ये शुरू से है, जब से धरती बनी है उसके बाद से ही जितनी गैसें हैं सबका विकास हो गया था। लेकिन ये प्रोसेस पहले नेचुरल था, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जो नुकसानदेह था, तो ये प्रोसेस आराम से हो जाता था, यानी कि पृथ्वी गर्मी को एब्जॉर्ब करती थी फिर निकाल भी देती थी, धीरे धीरे करके ये चला जाता था और फिर ठंडी हो जाती थी, फिर गर्मी आती थी, धरती को गर्म करती थी, फिर वो धीरे धीरे करके सुबह तक अपनी गर्मी को निकाल देती थी। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अभी हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा जो ऐसे ग्रीन इफेक्ट वाली गैसें हैं इनको वायुमंडल में रिलीज कर दिया और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है वो सबको पकड़ के रखता है। तो ये गैसों को इसने पकड़ के रखा है, ये गैसें जा नहीं रही हैं, तो इन्होंने अपना एक मोटा सा लेयर बना दिया धरती के चारों तरफ और उसी की वजह से अब क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जब आपकी पृथ्वी हीट होने लगी, गर्म होने लगी, उसकी जो टेम्परेचर है, जो एक नियत मानक है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उनके ऊपर गलत इफेक्ट आएगा और जो हमारी धरती है ये ज़्यादातर जो है मीठे पानी जो है वो क्या है, बर्फ के रूप में है और वो जो बर्फ है वो सिर्फ बर्फ ही नहीं, पानी नहीं, बल्कि वो कार्बन का एक बड़ा स्रोत है। उसके नीचे बड़े पैमाने पे कार्बन दबा हुआ है, उसके नीचे मीथेन दबा हुआ है, उसके नीचे अन्य गैसें दबी हुई हैं और साथ ही वो पीने मीठे पानी का स्रोत भी है। अब ऐसे में जब वो पिघलेगा तो आपके मीठे पानी का पहला तो सोर्स खत्म होगा, दूसरा नमकीन पानी का स्तर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो सारे डूब जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। साथ ही जो बड़े देश हैं जिनके कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि इंडिया, तो हमारे यहाँ का मुंबई डूब सकता है। ऐसे जो अन्य आपके राज्य या कहीं की जो भी शहर हैं समुद्र के किनारे हैं वो सारे क्या करेंगे, डूब जाएंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो वैज्ञानिकों ने अपना लगाया कि 2044 तक फिजी डूब जाएगी, फिजी है हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले हमें अपनी बात कहने दीजिए फिर आप भी अपनी बात करिए, क्योंकि हम मेरे दिमाग में जो है ना वो अगर आप बीच में बोल देंगे तो फिर वो भूल जाता है, तारतम्यता जो टूट जाता है ना, तो मैं जिस ले में चल रही थी तो वो भंग हो जाता है, तो उसको बता लेने दीजिए फिर अपनी सारी बात आप करिए, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि इससे और पहला तो आपने देखा कि पहले तो मीठे पानी का सोर्स खत्म हुआ, दूसरा जल स्तर बढ़ा, द्वीपीय देश कोस्टल एरियाज डूब गए, तीसरा उसके नीचे जो दबा हुआ कार्बन है वो भी बाहर आएगा और वो कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, उसके नीचे जो दबा हुआ मीथेन है वो भी बाहर आएगा, वो भी एनवायरनमेंट में जाएगा, यानी कि और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पन का दर बढ़ेगा, और जब वाष्पन की दर बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, और जहाँ पे वर्षा की अनुकूल स्थिति बनेगी वहाँ पे और ज़्यादा वर्षा होगा, घनघोर वर्षा होगा, बाढ़ आएगा, और जहाँ पे वर्षा की स्थिति नहीं बनेगा वहाँ पे और हीट होगा और वहाँ पे मरुस्थलीकरण और ज़्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ होगा, चक्रवातों की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि समुद्रों के ऊपर निम्न वायुदाब बनेगा, और जब निम्न वायुदाब बनेगा तो चक्रवात आएंगे, और जब चक्रवात आएंगे तो फिर जितने भी कोस्टल एरियाज के शहर हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो सारे तबाह हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या होगा, महामारी आएगी, क्योंकि जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा अप डाउन होगा तो नए नए कीटाणुओं का या कहिए कि बैक्टीरियाज का जन्म होगा, और फिर वो अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आएंगे, महामारी आएगा। और क्या होगा, स्थल पे जितने भी आपके जलीय स्रोत हैं उनमें वाष्पन की दर बढ़ेगी, वहाँ का पानी समाप्त हो जाएगा, वो सूख जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, जो आप अन्य स्रोतों से पानी की सिंचाई कर रहे थे, दूसरी चीज़ें कर रहे थे, वो समाप्त होगी, तो आप जो धरती के अंदर बचा हुआ पानी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए मीठे पानी के जो सोर्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और जो आएगा ऊपर से पानी वो या बाढ़ लाएगा, या सूखा लाएगा, या चक्रवात लाएगा, या महामारी लाएगा, यानी कि जो जीवन है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, और उसको रोकने का जो पावर है वो किसी इंसान के पास नहीं है। यानी कि बिगाड़ने में हम अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, हम जितना चाहें ग्रीन हाउस गैसें और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये तबाही आएगी तो उसे रोकने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हीट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, और एक से एक समस्याएं बढ़ेंगी कि जिससे आप जो है बच नहीं सकते। इसके अलावा अगर पानी गर्म होगा, जलीय वायु तंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो जलीय जीवों का जीवन संभव नहीं रहेगा, जल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा, और अगर वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हुआ तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कौन करते हैं, आपको फाइटोप्लैंक्टन करते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। जो स्थल के पौधे हैं उनका क्या ऑक्सीजन का दर बढ़े, मतलब उनका जो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन क्या उत्पादकता घट जाएगी। कोई भी पौधा अगर वो बार बार भोजन बनाएगा, वो बार बार भोजन बनाएगा तो एक टाइम क्या ये आएगा कि उसकी क्षमता घट जाएगी। जैसे हमारी मिट्टी है, हम उसमें बार बार उत्पादन करते हैं तो एक टाइम के बाद फिर उसमें उत्पादन की दर क्या होती है, घट जाती है। ऐसे ही आपने देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जलीय क्षेत्रों में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो जू प्लैंक्टन्स हैं, वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे स्टोन प्रजातियाँ यानी कि जो उन्हें आधार देती हैं, जो मूंगा वगैरह है, वो सब क्या करते हैं, उनको अपने ऊपर से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होने लगता है। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि दुनिया समाप्त, चाहे वो स्थल का हो या जल का हो, तो ये अपने आप में इतना खतरनाक है कि हम उसके बारे में विचार नहीं करते। अगर कभी विचार करें तो पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या है। तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि ग्रीन इफेक्ट क्या है, ये हमेशा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और ये ऐसे बढ़ता रहा तो हमें आगे क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भविष्य में हम किन समस्याओं का जो है सामना करने वाले हैं। तो इससे ना तो जलीय जीव बचेंगे, ना स्थलीय जीव, ना तो जलीय वनस्पति बचेंगे और ना ही स्थलीय वनस्पति, सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को हम आज देखने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, या कहिए कि जो भी आपकी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपना योगदान देती हैं। तो इसमें आपका सौर्य विकिरण, यानी कि सूर्य से आने वाली गर्मा, जो मतलब गर्मी होती है, जो किरणें होती है, ये आपको पता है धरती को सब जगह समान नहीं मिलती। उसके लिए रीज़न क्या है कि धरती को सब जगह जो सूर्य की किरणें हैं वो समान नहीं मिलती। इसके पीछे क्या रीज़न है, एक तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री पर वो झुकी हुई है, हल्की सी मतलब जो है तिरछे में है, और दूसरा उसका घूर्णन गति, डेली वो क्या करता है, घूर्णन करता है, 24 घंटे में लगभग वो एक जो है अपना चक्कर पूरा कर लेता है, और इसी वजह से डेली क्या होता है, दिन और रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होते हैं, और उसके अक्ष पे झुके होने की वजह से उसका एक ही हिस्सा सूर्य के सामने आता है। जब जो कर्क रेखा की तरफ, या कहिए कि जो हमारी धरती है वो कर्क रेखा वाला साइड जब सूर्य के सामने आता है, तो उत्तरी
गोलार्ध के एरियाज में सूर्य का प्रकाश मिलता है, और जब धरती का मकर रेखा सूर्य के सामने आता है तो आप देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के जो एरियाज हैं उनको पर्याप्त प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। लेकिन एक जो छोर होता है वो हमेशा सूर्य की और उसकी गर्मी से अछूता रह जाता है या पीछे हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? झुकाव, घूर्णन और साथ ही परिक्रमा। जो धरती सूर्य का परिक्रमा करती है, और ये परिक्रमा पथ भी आप जानते हैं दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये भी क्या है? ये भी जिम्मेदार है जो कम ऊर्जा, जो पृथ्वी को कभी ज़्यादा गर्मी मिलती है और कभी कम। आपको पता होगा ना, एक जब पृथ्वी सबसे पास होती है सूर्य के उपसौर, और जब सबसे दूर होगा तो अवसौर। यानी कि जब पृथ्वी सबसे पास होती है तब उसे सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है, और जब सबसे दूर होती है तो उस समय पृथ्वी को सूर्य से सबसे कम गर्मी मिलती है। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो वो डेट क्या होता है? जनवरी, 3 जनवरी। और उस समय आपको बहुत ठंड महसूस होता है, ऐसा क्यों? जब पृथ्वी सूर्य के इतनी पास है, यानी कि इससे क्या समाधान निकल रहा है कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इससे ज़्यादा गर्मी आपके दक्षिणी गोलार्ध को मिलता होगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी सबसे करीब होती है सूर्य। जब हमारे यहाँ जनवरी में ठंडक पड़ रहा होता है उस समय जो मकर रेखा है वो सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधे चमकता है, और उस समय हमारी धरती सूर्य के सबसे करीब होती है। तो उस समय सूर्य की ज़्यादा जो गर्मी है या जो तपिश है वो सूर्य जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध उसे झेलना पड़ता है। तो आप इस हिसाब से क्या लगा सकते हैं अनुमान? 4 जुलाई को जब हमारा जो उत्तरी गोलार्ध सामने होता है तो उस समय हमें इतनी गर्मी महसूस होती है, जबकि हम उस समय सूर्य से सबसे दूर होते हैं। बात समझ में आ रही है? 4 जुलाई को हम सूर्य से सबसे दूर होते हैं, या पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और उस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, तब आपको इतनी गर्मी महसूस होती है। और जब जनवरी के टाइम में जो हमारे उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है वो सूर्य के सबसे पास होता है, तो उस समय वहाँ कितनी गर्मी होती होगी? इसका मतलब आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध से ज़्यादा हीट प्राप्त करता है, या वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी लोगों को महसूस होता होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये अपने आप में बहुत गूढ़ बात है, अगर आपने समझा होगा तो ये आप लोगों को अब नहीं मिलेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो वो क्या कहलाता है, और जब दूर होती है तो क्या कहलाता है। ये डेट भी पूछ लेता है कि जब उपसौर होता है तो वो कौन सा डेट होता है, और अपसौर में कौन सा डेट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, मान लीजिए आपका सूर्य है तो ये कुछ इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है, यानी कि जो दूर हो जाती है, और यहाँ इस समय पास होने वाला टाइम होता है। तो जो पृथ्वी को सूर्य की किरणें या जो ऊर्जा मिलती है उसके लिए कई चीज़ें जिम्मेदार है। एक तो उसका अपने अक्ष पे झुकाव होना, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक ही सिरा हमेशा पर्याप्त गर्मी पाता है। दूसरा उसका अपना घूर्णन, डेली उसका एक सिरा सूर्य के सामने होता है, और फिर वो 12 घंटे के बाद फिर दूसरा सिरा सामने आ जाता है। और तीसरा उसका दीर्घ वृत्ताकार में जो ये चक्कर लगाती है, इसी की वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, जो ये आप देखते हैं ना जलवायु में परिवर्तन, या कहिए कि जो ऋतुएं होती हैं ये किसकी वजह से होता है? सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाने की वजह से ही आपके यहाँ जलवायु परिवर्तन और ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, ये तो सदियों से हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पहले नहीं थी, प्रॉब्लम अब हो रही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा आपका जो सौर कलंक है, सौर कलंक समझते हैं? सौर कलंक जब सूर्य में बहुत सारे ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं उसे कहते हैं सौर कलंक। उस समय क्या होता है, सूर्य की जो गर्मी या जो विकिरण करने की क्षमता वो बढ़ती है या घटती है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे IAS में भी क्वेश्चन आया है कि जब सूर्य में ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं उस समय सूर्य की जो किरणें हैं या जो विकिरण क्षमता है, जो तापन क्षमता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा स्पॉट उस पर आएगा उतनी ही ज़्यादा हमें विकिरण मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी धरती को गर्मी और ऊष्मा मिलेगी। तो
तो ये भी प्रभावित करता है। और जितना कम स्पॉट होगा उतना ही कम हमारे यहाँ गर्मी या हमारे जो धरती है उसको उष्मा प्राप्त होता है। तो ये जो कलंक होते हैं सूर्य के या जो स्पॉट होते हैं, ये भी जो विकिरण का दर है या जो टेम्परेचर है जो धरती को मिलता है उसको प्रभावित करते हैं। तो कभी क्वेश्चन बने कि जो सौर विकिरण है या जो गर्मी सूर्य से हमें मिलती है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहला तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, दूसरा उसका घूर्णन, तीसरा उसका परिक्रमण, चौथा सौर कलंक ये भी है। और साथ ही जो ज्वालामुखी उद्भेदन है इससे भी क्या होता है, प्रभावित होती है सूर्य की आने वाली किरणें। कैसे प्रभावित होती हैं आप लोगों को मैं बता भी चुकी हूँ बहुत डिटेल में। मैग्मा से मैम जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है जैसे इसमें बहुत ज़्यादा जलवाष्प रिलीज होता है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा 60% जलवाष्प निकलते हैं। इसके अलावा अन्य गैसें निकलती हैं जिसमें आपके ग्रीन इफेक्ट वाली गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, राख होता है। ये सारी चीज़ें जब वायुमंडल में फैल जाती हैं तो ये क्या करती है, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन बढ़ा देती हैं, एल्बिडो बढ़ा देती हैं। और जब एल्बिडो बढ़ेगा यानी कि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो वापस चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी ठंडी होने लगेगी। तो पृथ्वी के ठंडे होने का दर बढ़ा देती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो आपका ज्वालामुखी उद्भेदन है ये एक घटना है 1991 में फिलीपींस में पिनाटोबा ज्वालामुखी के उद्भेदन के बाद जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है ये कम हो गया था 0.5%। यानी कि अपने आप में बड़ी बात है। एक ज्वालामुखी ने पृथ्वी के टेम्परेचर को 1.5 जो सेल्सियस कह सकते हैं क्या किया था, कम कर दिया था। क्योंकि इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा धूलकण, इतना ज़्यादा जलवाष्प, इतनी ज़्यादा गैसें आ गई कि उन्होंने सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस घट गया था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है ज्वालामुखी। इसके बारे में भी तो मैंने आपको बताया था कि बात हो रही थी कि क्यों ना ज्वालामुखी उद्गार ही करा दिया जाए बहुत ज़्यादा, कि सूर्य की किरणें जो है वो ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट हो जाए और धरती हमारी ठंडी हो जाए। तो ये प्राकृतिक प्रोसेस है। ऐसे भी होता है जो ये ज्वालामुखी उद्गार है इसके द्वारा आपकी सूर्य की जो गर्मी होती है उसको भी कम किया जाता है। लेकिन ये बढ़ाती भी है, टेम्परेचर को बढ़ाती भी है। हाँ नेचुरल चीजें हैं, इसमें कैसे जैसे हाँ वही बिल्कुल नेचुरल है, इसीलिए तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ये गर्मी बढ़ाती भी है। कैसे, जो राख होते हैं, धूलकण होते हैं, जो जलवाष्प होते हैं वो धरती से निकलने वाली पार्थिव ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित भी करते हैं। यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो फिर ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि धरती से जो भी पार्थिव विकिरण निकलेगा इसको ये अवशोषित कर लेती हैं। और इनके अंदर जो आपके जलवाष्प है इनके अंदर अवशोषण करने की क्षमता कार्बन से कई 100 गुना ज़्यादा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो जलवाष्प होता है इसका जो दर है ये बढ़ता या मतलब बहुत घटता बढ़ता नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। जैसे कार्बन जितना ज़्यादा आप उत्सर्जन करेंगे वो बढ़ता जाएगा, खतरनाक स्थिति लाएगा। लेकिन जलवाष्प में ऐसा नहीं है। अगर ये जो जलवाष्प है ऊंचाई बढ़ने के साथ इसकी मात्रा घटती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडा होगा तो संघनन हो जाएगा, संघनन होगा तो बूंदों के रूप में ये तब्दील होगा और नीचे धरती पे आ गिरेगा। तो ये बहुत ऊंचाई पर नहीं पाया जाता अगर आप धरती से ऊपर जाएंगे तो। दूसरा, ये जीरो से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तब भी इसकी मात्रा कम पाई जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ये भारी हो जाएगा और ये बर्फ के रूप में या पानी के रूप में ये नीचे आकर के गिर जाएगा। तो इसकी मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है। ये ऋतुओं में भी इसकी मात्रा बदल जाती है और ये उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, एक सीमा के बाद ये बढ़ नहीं सकता, ये संघनित होगा और बरस जाएगा। तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत खतरनाक स्थिति लाएगा, ये इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जलवाष्पों की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, वायुमंडल में कहाँ, मतलब कि धरती के कौन से कटिबंध में सबसे ज़्यादा। कटिबंध पूछा है बेटी आपसे, अभी मंडल नहीं पूछा। सौरमंडल में तो होगा उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जलवाष्प होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होगी और वो जो वाष्पन की दर है वो बढ़ता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प सबसे ज़्यादा आपके 0 के आसपास मिलेंगे और ध्रुवों पर सबसे कम मिलता है। तो यहाँ ये मात्रा। और दूसरा, ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प मिलते हैं और क्षोभ मंडल में भी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं मिलते,
एक नियत ऊंचाई तक के मिलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनकी मात्रा घटती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर अगर ये ज़्यादा रहेंगे तो बारिश के रूप में ये धरती पर आ गिरती है। तो जलवाष्पों के लिए आपके लिए मतलब अच्छा है, इसलिए धरती का कंबल कहा जाता है, चूँकि ये सबसे मतलब एक तरीके से कि प्रतिशत में या इसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है गर्मी को अवशोषित करने की। जैसे जो आपका मीथेन है ये कार्बन से भी कई गुना ज़्यादा ग्रीन इफेक्ट जो है ये लेकर आता है, लेकिन इसकी मात्रा एनवायरनमेंट में कम है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे जलवाष्प की जो मात्रा है ये भी हर जगह समान नहीं है और ये अपरिवर्तित रहता है, लेकिन इसके अंदर गर्मी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कार्बन से कई गुना ज़्यादा है, तो इसलिए ये नुकसान पहुंचाता है। अगर जलवाष्प ज़्यादा रहता है तो पार्थिव जो ऊर्जा जाता है विकिरण, उसको क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप देखेंगे पानी के अंदर क्या हो, ना तो तेजी से गर्म होता है ना तेजी से ठंडा होता है, लेकिन अगर वो गर्म हो गया तो कुछ टाइम तक गर्म बना रहता है। तो जलवाष्प क्या है, पानी की तो है, तो ये जब गर्म हो जाता है इसके अंदर जो क्षमता है उसकी वजह से क्या करता है गर्मी को मेंटेन रखता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जब आपके बादल रहते हैं, आसमान में बादल हो तो वो रात जो होती है, या कहिए कि हाँ कह सकते हैं बादल वाली रातों में जो आपकी धरती या रात में गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन जब मौसम साफ रहता है तो आपकी जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। हाँ सही है, जो बादल वाली रातें रहती है इसमें क्या हो, जो बना रहता है एक लेयर बना रहता है, वो क्या करता है गर्मी की जो धरती की गर्मी है उसे बाहर नहीं निकलने देता, इसी वजह से गर्म महसूस होता है। लेकिन जब खुली या कहीं कि साफ होता है आसमान तो जो धरती की गर्मी है वो क्या करता है बाहर निकल जाता है और धरती हमारी ठंडी हो जाती है, रातें हमें ठंडी महसूस होती है। इसी वजह से आप देखेंगे गर्मी के मौसम में उतनी गर्मी नहीं जितनी कि आपको बरसात के मौसम में गर्मी लगती है, जो कि बादल वाले मौसम रहते हैं और जलवाष्प की मात्रा इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहती है और गर्मी एब्जॉर्ब करने की क्षमता जलवाष्प में ज़्यादा होती है, इस वजह से वो क्या करता है गर्म बनाए रहता है। और वहीं जब गर्मी में उतना ज़्यादा जलवाष्प नहीं रहता हमारे इन्वायरमेंट में तो हवा चलती है, रातों में ठंडा महसूस होता है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन से भी ये प्रभावित होता है। साथ ही जो आपके वायुमंडल में गैसों का संयोजन है इससे भी दिक्कत होता है। जो हमने भी बात की ग्रीन हाउस गैसेस, इनकी मात्रा से भी जो सौर विकिरण है, पार्थिव विकिरण है, वो प्रभावित होते हैं। जो नेचुरली होता है वो ठीक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मानव के द्वारा बढ़ाई जाती हैं चीज़ें वही हमें जाकर के नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इंसानों के द्वारा ये चीज़ें ना डिस्टर्ब की जाए तो दिक्कत नहीं है, जो नेचर ने निर्धारित किया है उतनी मात्रा गैसों की रहे इन्वायरमेंट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब इंसानों की गतिविधियों की वजह से ये गैसें इन्वायरमेंट में बढ़ती हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो यही गैसों की मात्रा है। इसके अलावा जो आप देखेंगे मानव का इसमें क्या योगदान है, जलवायु परिवर्तन में मानव ने क्या योगदान किया है, तो इसमें मानव ने बहुत सारा योगदान किया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस जैसे गैसें के उत्सर्जन से, साथ ही आप देखेंगे कि जो ओजोन परत क्षरण वाली गैसें हैं उनके उत्सर्जन से, साथ ही मनुष्य के द्वारा जो पॉल्यूशन और बाकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़छाड़, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार है। तो अगर इस तरह की स्थिति होती है, जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव आएगा पारिस्थितिकी तंत्र पर, तो इसमें जो प्रभाव आएंगे, पहला तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियां जैसे कि मलेरिया वगैरह बढ़ेगा। अगर जो है जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा की मात्रा घटेगी बढ़ेगी, तो जो मलेरिया जैसी बीमारियां हैं इस तरह की बीमारियां भी सक्रिय होंगे, ये भी क्या करेंगे डिस्टर्ब करेंगे। ये तो एक उदाहरण है मलेरिया, देखते होंगे आप बारिश के मौसम में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो ऐसे बेमौसम बारिश, बेमौसम सूखा और कभी ठंडी और कभी गर्मी और कभी बरसात ऐसे होगा तो ये क्या करेगा सेहत पे असर आएगा। जैसे मौसम बदलता है सबका तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। ये जो जलवायु परिवर्तन है ये अगर ऐसे होने लगेगा तो लोगों की सेहत पर इसका इफेक्ट आएगा। दूसरा, कृषि एवं भोजन सुरक्षा तथा आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, क्योंकि आपकी जो कृषि है खास करके इंडिया जैसे देशों के लिए ये जलवायु पर ही आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती है, और अगर ये मानसून बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आया तो भी कृषि प्रभावित हो जाती है। अगर पानी नहीं बरसा या बहुत कम बरसा तो भी कृषि प्रभावित हो जाती है, और कृषि प्रभावित होने का मतलब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है।
क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक तरीके से कृषि प्रधान देश है। हालांकि हमारे जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन जो रोजगार देने का काम करता है, जो लोगों का पेट भरने का काम करता है, सबसे ज़्यादा वो हमारा कृषि सेक्टर करता है। तो अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि भी क्या होगा, प्रभावित होगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला या सबसे संवेदनशील क्षेत्र जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कृषि होगा। इसके अलावा है आपका जल के लिए तनाव एवं जल सुरक्षा। बात समझ में आई होगी कि जल के लिए तनाव क्यों होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स खत्म होंगे, स्थल के सारे जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अभी इतना नदी जल विवाद जो चल रहा है पानी के लिए, ये विवाद क्या होंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को पानी की और ज़रूरत होगी। और पानी ऐसी ज़रूरत है अभी हमारे पास पर्याप्त है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि हमें, जैसे जब कभी आप ट्रेन से सफ़र करते हो या बाहर जाते हो, जब बोतल का पानी लेते होंगे तब उस वक्त लगता होगा कि ये कितना कीमती है। उस वक्त उसमें एक घूंट भी पानी नहीं छोड़ते होंगे क्योंकि वो खरीदा हुआ है। और घर पे आप बाल्टी भर भर के पानी गिरा देते होंगे या कोई मतलब उसका वैल्यू नहीं है क्योंकि ये घर का। तो ऐसे ही अभी आपको जहाँ चाह रहे हैं मतलब पानी मिल जा रहा है, निकाल ले रहे हैं। जब पता चलेगा पानी नहीं है, नहाने के लिए भी पानी खरीदना, जैसे सऊदी अरेबिया में अगर रहते होते तो आपको पानी की वैल्यू समझ में आता। एक बाल्टी में स्नान भी हो जाता, कपड़े भी धुलाई जाते, सब कुछ हो जाता। हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग मैदानी बेल्ट में हैं। मैदानी बेल्ट के लोग सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि उनको आसानी से पानी भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, खाने की चीज़ें भी मिल जाती है, रास्ते भी इतने आराम होते हैं, मतलब आरामदायक सीधे सीधे कि उन्हें चलने के लिए भी मेहनत नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहाड़ी पे होते और आपको लकड़ी ढोने के लिए भी पहाड़ चढ़ के जाना होता, खाना लेने के लिए भी पहाड़ उतर के जाना होता, पानी भरने के लिए भी पहाड़ चढ़ने पड़ते और सब्जी लेने के लिए भी पहाड़ चढ़ने पड़ते, तो आपको समझ में आता कि वहाँ का रास्ता, वहाँ का पानी, वहाँ का खाद्यान्न कितना कीमती है। वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम मिलता है, इसलिए देखिए नाक जो होते हैं वो पहाड़ पे रहने वाले लोगों के चपटे हो जाते हैं। यानी कि उन्हें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना है और आपको यहाँ हर चीज़ फ्री में मिल रहा है। आपको इतने समतल रास्ते मिल जाते हैं, फिर भी कोई पैदल नहीं चलना चाहता। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो वगैरह कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर भी हम नहीं चल सकते। लेकिन पहाड़ों के लोग जो हैं डेली कई किलोमीटर का सफ़र करते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग भी अपनी पीठ पे लकड़ी का गट्ठर बांध करके पहाड़ों पे चढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। इतना संघर्ष है वहाँ के जीवन में। और यहाँ तो आपको पढ़ना ही है, तो आप लोग उतना ही सुबह उठ के मतलब तैयार होकर आने में आप लोगों को लगता है कितना मेहनत करके आ रहे हो। लेकिन वहाँ की ज़िंदगी सोचिए, जहाँ पे हर छोटी सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वही बात हो रही है कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो जल के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, वो फील होगा जब उस दौर से गुजरेंगे। अभी तो नहीं गुजर रहे हैं तो लगता है कि हाँ दिक्कतें होंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन जब आएंगी तब ये फील होगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि जितनी भी आपकी कीमती चीज़ें हैं या कहिए कि अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, वो सब क्या है, नेचर ने आपको फ्री में दिया है। चाहे वो पानी हो, ऑक्सीजन हो, प्रकाश हो, टेम्परेचर हो, ये कोई खरीद नहीं सकता, किसी के बस का नहीं है। अगर ऑक्सीजन, पानी और हर चीज़ खरीदना पड़ जाए तो कमाई कोई भी मतलब काम नहीं आएगा, कितना भी आप कमा लेंगे किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, हम उसकी वैल्यू, फ्री की चीज़ों की कभी वैल्यू नहीं होती। ये तो चीज़ें पता है आपको। आगे हैं ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बात हुआ है। जितनी भी नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से निकल रही, जैसे गंगा, यमुना जैसी जो पवित्र नदियाँ हैं, इनका क्या होगा, नामो निशान समाप्त हो जाएगा। ये कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा कि यहाँ गंगा बहती थी, यहाँ यमुना बहती थी। गड्ढे ही गड्ढे रहेंगे, उसमें पानी नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे तो उनके पानी आने का जो जरिया है वो समाप्त हो जाएगा। और जो उनमें रहेगा वो तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाएगा और फिर पानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगा। पहली बात होगी समुद्री जल स्तर बढ़ने का मतलब कि आपके पास तो इतना बड़ा लैंड है, तो आप क्या जाने कि जब पानी बढ़ेगा तो आप तो सोचेंगे मुंबई डूब गया। लेकिन जिनके पास मुंबई जितना ही जगह है और उसी में पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरी जो जनसंख्या रहती है, उनका वही मात्र सहारा है, छोटे छोटे द्वीप, उनका तो पूरा देश ही समाप्त हो जाएगा। ये बड़ी बात है। एक शहर समाप्त हो जाए छोटा लगता है, लेकिन एक देश समाप्त हो जाए तो लगता है कि वो देश ही डूब गया।
तो वो बिना वजह जो छोटे छोटे देश है जिन्होंने इस ग्लोबल वार्मिंग में अपना कोई योगदान नहीं निभाया, बेवजह वो मारे जाएंगे। और जो इतने बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, जिन्होंने कांड किया है, वो आराम से अपना थोड़ा सा जगह गवा करके कहेंगे कि अब और कीमतें बढ़ा देंगे अपने धर्म की। तो ये स्थिति होने वाली है, मतलब वो दुर्दशा होगी अगर लोगों ने नहीं सोचा इस बारे में। तो वो जो विश्व युद्ध होने जैसे हुआ था फर्स्ट सेकेंड, तो तृतीय हो जाएगा। जो लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहेंगे कि किस वजह से हम ये झेल रहे हैं, ये आपकी देन है, तो अब आपको भी इसकी सज़ा मिलेगी। तो इस टाइप का स्थिति बनेगा। और अमेरिका और रूस जैसे देश तो इतना खतरनाक हथियार बना के बैठे हैं, वो तो कहेंगे हम किसी से डरते नहीं। इसके अलावा क्या होगा, वायुमंडलीय एवं सामुद्रिक तापमान में वृद्धि। पहले ही बताया कि वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी प्रकाश संश्लेषण का दर है पौधों का बढ़ जाएगा, लेकिन भोजन बनाने की जो दर है वो घट जाएगी। जलीय पारितंत्र में क्या दिक्कतें आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और वहाँ का जो शैवाल हैं वो समाप्त होंगे, जलीय पारितंत्र समाप्त हो जाएगा क्योंकि हमारा जल बहुत संवेदनशील होता है। इसके अलावा भूमि संसाधन पर प्रभाव, भूमि के ऊपर जो संसाधन है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो घास स्थल सूख जाएंगे, तो पशु क्या करेंगे, बड़े बड़े पेड़ों को खाना शुरू करेंगे। अब हमारे पास जब इन सारी चीज़ों की कमी होगी तो हम भी क्या करेंगे, उन्हीं पेड़ पौधों और बाकी जो बचे हुए संसाधन रहेंगे उसको समाप्त करना शुरू करेंगे। तो जो आपका स्थल का संसाधन है वो फिर तेजी से और समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, अत्यंत कठोर मौसमी घटनाएं, जैसे मैंने कहा नहीं, कभी बारिश होगा तो बाढ़ आएगा, भूस्खलन आएगा, और कभी बाढ़ सूखा आएगा, कभी चक्रवात आएगा, तो कभी तूफान आएगा, तो कभी भूकंप जैसी घटनाएं होंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी जब हम जो कर रहे हैं काम, मतलब अपने समाप्त होने का पूरा इंतजाम कर लिया है, अब उसमें थोड़ा थोड़ा और अगर ऐसे बढ़ाते रहें तो नो डाउट्स कि मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि धरती समाप्त होने से बचे। ये हमने पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी। तो यहाँ पे वही दिया है कि वैश्विक तापन में हरित गृह गैस क्यों कहते हैं इसको। हरित गृह का मतलब समझते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं हरित गृह। हरित गृह का क्या मतलब होता है, जो खेती करने के लिए वैसे। हाँ देखिए, हमारे यहाँ तो गर्मी मिलती है, पर्याप्त सूर्य की ऊष्मा मिल जाती है, तो हमें क्या पता कि हरित गृह मतलब क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन वे क्षेत्र जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम, जैसे आप कर्क रेखा के पास हैं तो आपको वर्ष भर सूर्य की किरणें मिल रही हैं और प्रकाश मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ध्रुव के पास होती तो वहाँ पे क्या होता, तो आपको लगता कि सूर्य निकलते तो कितना अच्छा रहता, थोड़ा टेम्परेचर और मिलता तो कितना अच्छा रहता, थोड़ी रोशनी और मिलती तो कितना अच्छा रहता। और जब टेम्परेचर और रोशनी बहुत कम मिलती तब आप उसमें सर्वाइव करने का प्रयास करते। तो पौधे जो हैं उनको भोजन बनाने के लिए प्रकाश और टेम्परेचर दोनों की ज़रूरतें होती हैं। अगर प्रकाश और टेम्परेचर ना हो तो भोजन वो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो मान लीजिए खेत है, तो क्या करते हैं, खेत को शीशे के घर से घेर देते हैं। आपके यहाँ बाउंड्री करना हो तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन वहाँ जीने के लिए कुछ तो करना होगा। तो क्या करते हैं, खेत को क्या शीशे के जो है दीवारों से ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसके बाद जब सूर्य की थोड़ी सी जो किरणें आएंगी और इस शीशे के उसको दरवाजे को या दीवार को भेद करके अंदर जाएंगी, तो ये अंदर तो आ जाएंगी, लेकिन जब ये गर्म करेंगी यहाँ के पौधों को, ये देंगी प्रकाश ऊर्जा देंगी, और फिर ये गर्मी यहाँ के लिए वापस हो गई, ये किरणें जो हैं ये जब वापस रिफ्लेक्ट होंगे तो ये जो शीशे की दीवारें हैं इनको बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि यहाँ से आने के बाद ये दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। ये वो वापस जाएंगी और यहाँ टकराएंगी, फिर आएंगी, और ये प्रक्रिया चलती रहती, जिसकी वजह से इस शीशे के घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पौधे हैं वो भोजन आसानी से बनाने लगते हैं और वहाँ उत्पादन संभव हो पाता है। और वहीं बाहर के इलाके में बहुत ठंडा रहता है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो भोजन नहीं बना पाते। तो सोचिए भोजन के लिए इंसान कितना मेहनत करता है उन क्षेत्रों में जहाँ पे सूर्य की किरणें और गर्मी नहीं पहुँच पाती। तो इसी से ये पहले लोग करते थे, ऐसा पहले करते थे भोजन उत्पादन के लिए। लेकिन आगे चल करके जब धरती के साथ ऐसे होने लगा तो इसी को फिर इसी से कह दिया गया कि
हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि हम इस हाउस के अंदर ग्रीनरी लाने के लिए ये प्रोसेस कर रहे थे, ऐसे ही धरती के साफ हो रहा है और धरती के चारों तरफ जो ग्रीन इफेक्ट है वो सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यही है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसी से ये शब्द निकल के आया है। हाँ, तो मैंने बताया आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका जो जलवाष्प है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा जीरो के पास पाई जाएगी। जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पे जाएंगे मात्रा घटती जाएगी, और वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी मात्रा कम होती जाएगी, घटती जाएगी। ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी मात्रा हर जगह जो है क्या है, मतलब एक तरीके से कि अपरिवर्तित है, क्योंकि जब भी इसकी मात्रा बढ़ेगी फिर संघनित होकर के बूंदों के रूप में धरती पर आ जाएगा। तो एक नियत मात्रा के बाद ये बढ़ता नहीं, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। 60% ये योगदान करता है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में कार्बन की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? 60% अकेले कार्बन की इसमें मात्रा होती है। लेकिन कार्बन ग्रीन हाउस गैस या प्राकृतिक जो प्रदूषण वाली गैसें हैं ये नहीं होती अगर इनकी जो मात्रा है ये नियत रहे। इनकी मात्रा को अगर प्रभावित ना किया जाए तो ये बहुत अच्छी गैस है। इसके अलावा मीथेन भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जगहों से निकलता है, लेकिन ऊष्मा जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ये कार्बन से इसकी ज़्यादा है। ठीक है, क्षमता याद रखिएगा। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि मीथेन की मात्रा भले ही कम है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने का या जो पार्थिव विकिरण है उनको रोकने का। इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे और किस नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ये किनको दिया जाता है? जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कभी कभी ये लोगों की भीड़ हटाने के लिए भी लाफिंग गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ताकि जो लोग हैं वो कहीं जैसे धरना हो रहा है या कुछ और हो रहा है तो वहाँ से भीड़ को हटाने के लिए लाफिंग गैस या अश्रु गैस जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका लाफिंग गैस भी है और साथ ही ये आपका ग्रीन इफेक्ट प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा CFC वगैरह भी जो है योगदान देते हैं। ब्लैक कार्बन बताएंगे आप लोग। ब्लैक कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तो सुना होगा, ब्लैक कार्बन क्या? ब्लैक कार्बन हाँ क्षमता होती है, लेकिन मैंने पूछा ये है क्या, तो बिल्कुल सही है। जो हमारे ईंधन है, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो या उपले हो या कुछ भी जो भी जीवाश्म ईंधन है या किसी भी घास फूस का हिस्सा हो, जब हम उसे जलाते हैं तो उसके सारे पार्ट्स जलते नहीं हैं। कुछ हिस्से आप देखेंगे राख के रूप में ऊपर उड़ने लगते हैं, काले काले कलर के 2 पॉइंट आप देखेंगे या 0 से लेकर के ये बड़े टुकड़े तक के भी होते हैं, यानी कि कई माइक्रोन के होते हैं। कुछ हमें दिखाई देते हैं और कुछ हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जो नहीं दिखाई देते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि वो हमारे श्वास नली के द्वारा फेफड़े में जाते हैं। और जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम जो है देख सकते हैं, तो ये ब्लैक कार्बन कहलाते हैं। आप देखेंगे जहाँ पे लकड़ी का चूल्हा होगा, अगर वो घर के अंदर है तो घर पूरा काला काला हो जाता है, वो ब्लैक कार्बन है। अगर कहीं पे लोग जैसे ठंडक में अलाव जलाते हैं तो उससे छोटे छोटे राख के टुकड़े उठते हैं, कभी कभी आपके कपड़ों पे गिरेंगे। ईंट भट्टों के आसपास खेतों में फसलों पर आप देखेंगे इस तरह के टुकड़े देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से भी इस तरह के टुकड़े निकलते हैं और ये इन्वायरमेंट में जाते हैं तो ये 2 काम करते हैं। एक तो ये सूर्य के आने वाले किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दूसरा पार्थिव जो ऊर्जा जाती है उसको अवशोषित कर देते हैं। इनके अंदर अवशोषण करने की क्षमता बहुत होती है। तो ये क्या करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में ये भी सामने आते हैं। साथ ही ये ग्लेशियर्स का एल्बिडो बढ़ा देते हैं। अगर जो ग्लेशियर्स होते हैं वाइट होते हैं और वाइट और चमकीली पदार्थ सबसे ज़्यादा एल्बिडो मतलब इनका जो होता है यानी कि वो सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो काले कलर के उसमें पड़ जाते हैं, ये जो कालिक होते हैं, तो उनका एल्बिडो का दर घट जाता है। इसका मतलब उनकी जो पिघलने का दर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सूर्य की किरणें उनको गर्म कर देंगी और गर्म करेंगी तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे।
तो ये क्या करते हैं, इनका एल्बिडो घटा देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो दर होता है वो घटा देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही घातक होते हैं। तो समझ में आ गया आपको, ब्लैक कार्बन मतलब जो कालिक होता है वो सारे आपके ब्लैक कार्बन है। दूसरा है आपका, एक आपका ब्राउन कार्बन भी होता है, वो भी यही है, जो ये निकलते हैं टुकड़े, जो ब्राउन कलर के हो वो ब्राउन कार्बन, जो ब्लैक कलर के हो वो आपके ब्लैक कार्बन। जैसे ईंट भट्टे में जो कोयला लगाया जाता है तो उससे जो राख निकलता है, कुछ राख वाइट वाइट रहते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। जो बहुत कम जलता है वो एकदम ब्लैक होता है, जो थोड़ा कम जलता है वो ब्राउन होता है, और जो ज़्यादा जल जाता है वो वाइट हो जाता है। तो ये अलग अलग कलर के जो निकलते हैं टुकड़े, उन्हीं को ब्लैक ब्राउन कार्बन कहा जाता है। और ये कार्बन इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करके जो है धरती को ठंडा करने का भी काम करते हैं। लेकिन अब ये है कि इस समय क्या रोल निभा रहे हैं, मात्रा ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन बढ़ाएंगे, मात्रा कम है तो ये धरती की जो ऊष्मा जा रही है उसमें अपना योगदान ज़्यादा देंगे। तो ये ब्लैक कार्बन और आपका याद रखेंगे क्या है ये खास। नेचुरल रूप से जो क्लोरोनिक गैसें हैं ये भी तो ग्रीन हाउस में बढ़ा रही है। हाँ बिल्कुल, जितने भी आपके हैं CFC हो गया, चाहे आपके HCFC हो, ये सब आपके क्या करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं। ये भी ये आपको, हालांकि इनको जब रखा जाता है तो इनको रखा जाता है मॉन्ट्रियल वाले में ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओजोनकारी गैसें मानी जाती हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्षय करती हैं हमारे, या कहिए कि ग्लोबल वार्मिंग में भी अपना योगदान देते हैं। तो इनका इसमें भी योगदान है, लेकिन ये कम योगदान है। ज़्यादा जो मात्रा है ये कार्बन का है, जलवाष्प का है। ये प्राकृतिक रूप में मिलती है। हाँ, ये प्राकृतिक रूप से भी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम कौन करता है, जो मानव के द्वारा उत्सर्जित होती है। क्योंकि मानव जो करता है वो मात्रा ज़्यादा हो जाता है। आजकल आप देखेंगे ज़्यादा जो लोग थोड़े भी अमीर हो रहे हैं तो उनके घरों में AC, गाड़ी में AC, सबके घर में जो आपके हैं रेफ्रिजरेटर्स या ये कि जो भी आपके फ्रिज वगैरह होते हैं सब लोग लेने लगते हैं, और इन सब से यही गैसेस रिलीज होती हैं। तो दिनों दिन ये मात्रा बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो जो मानव योगदान करता है ये ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। हालांकि नेचुरली भी ये गैसें धरती पर पाई जाती हैं, लेकिन उनसे इफेक्ट उतना नकारात्मक या कहीं नकारात्मक नहीं आता। ये नकारात्मक तब होती है जब ये एक्स्ट्रा मनुष्यों के द्वारा की जाती हैं, और तभी हमारे लिए क्या हो जाती हैं, घातक हो जाती हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, उसके बाद फिर बाकी जो है वो आप लोगों को कर बताएंगे। आपके पास क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, कौन होता है? पहला है मीथेन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो पांचवा ऑप्शन आता है ना, ये मोस्टली कहाँ पे आता है? बिहार केसेस, वहाँ पे 5 ऑप्शन दे देते हैं, या कोई नहीं या एक से अधिक। ये और आसान कर देते हैं, कोई नहीं या एक से अधिक। मोस्टली कोई नहीं या एक से अधिक हो जाता है, तो मोस्टली मतलब कभी कभी अपवादी छोड़ करके ये करने से सही हो जाता है, इसलिए बिहार केसेस निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी कंफ्यूजन तो बढ़ता है, कभी कभी की स्थिति में अपवादी, कभी कभी, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं दे देंगे ना कि आप सब ऐसे करके आ जाएगा 100 में 100 पा जाए, कुछ क्वेश्चन तो सही नहीं है। देखिए IAS के पेपर के बाद अगर सबसे हार्ड पेपर होता है तो होता ही यूपी का, यूपी PCS, उसके बाद राजस्थान PCS। यूपी कैडर और राजस्थान कैडर के जो होते हैं एग्ज़ाम, ये पूरे इंडिया के सबसे टॉप होते हैं, सबसे हार्ड होते हैं।
बिहार, उत्तराखंड ये सब में बहुत आसान होता है। अगर आप लोग यूपी के हैं तो आप लोग वहाँ जाके बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपने आप को हल्के में मत लीजिए। सबसे जो है PCS लेवल का सबसे हार्ड एग्जाम आप लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्यक्रम, अच्छा अभी ये तो मैंने आपको बताया नहीं, इसको आप लोग साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी बचे हुए पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल आप